Hello everyone, Class 9 Sound of Music Part 2. It is about Ustad Bismillah Khan. So we have already learnt about Evelyn Glennie in first part, and now it is the part 2. It is about Shehnai player Ustad Bismillah Khan. So the Shehnai of Bismillah Khan. Here we are given some of the music composers. Okay, you can just search for them, and Hari Prasad Chaurasia and this tabla player Ustad Zakir Hussain and many other are they are on the picture. So you can just visit Google and just find out their names, who are they. So let us start with the first paragraph. Before we start first paragraph, here we are given 4 lines. Let's read that. Think of Shehnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. तो यानी कि जब हम शहनाई की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में क्या आती है? तो शादी आती है या तो कोई इस तरीके का कोई ओकेजन आता है. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Shehnai maestro. प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट. तो और दूसरी बात, अगर शहनाई के साथ कोई जुड़ी हुई है तो ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कि एक बहुत ही बड़े लीजेंड हो गए. इस इंस्ट्रूमेंट के साथ उनका नाम जुड़ गया. सो लेट अस सी हाउ ही वॉज जस्ट एसोसिएटेड विद दिस एंड व्हाट डिड ही डू ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. सो पैराग्राफ 1. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. तो एम्परर यानी सम्राट औरंगजेब ने उनके टाइम में पुंगी, जो कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है एक, उसका नाम है पुंगी, तो उसको रॉयल रेसिडेंस यानी कि जो राज दरबार जो था जहाँ पे रजवाड़े रहते थे, तो उसको बैन कर दिया था. क्यों बैन किया था? रीज़न था कि इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड. श्रिल यानी एकदम से तीखी, और जैसे पतली सी तीखी सी आवाज़ जो होती है, ऐसी अनप्लेजेंट, पसंद ना आए इस तरह की कि उसकी साउंड थी, इसलिए पुंगी को बैन कर दिया था. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड मेकर्स. और पुंगी जो है वो जेनरिक नेम यानी कि द नेम गिवन टू स्पेसिफिक क्लास और अ ग्रुप एज अ होल. ओके, तो रीडेड नॉइज मेकर, रीडेड यानी कि जो भी इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर होलो होता है और लाइक उसमें विंड, हवा जा कर के जो इंस्ट्रूमेंट बजता है, फ्लूट है, क्लैरिनेट है, तो उन सब को रीडेड कहते हैं. ठीक है. तो पुंगी जो है वो जितने भी जो जेनरिक नेम थे रीडेड नॉइज मेकर में से उसका जो जेनरिक नाम बन गया पुंगी. तो फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. तो कुछ लोगों ने सोचा कि चलो एम्परर ने आज तो बंद करवा दिया, बट रिवाइव यानी कि फिर से अस्तित्व में आना, कि कुछ टाइम के बाद फिर से वो लोग उसको अपनाएंगे. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. अभी एक बार्बर यानी कि जो बाल काटता है, ठीक है, तो वो बार्बर ने क्या किया कि उसकी फैमिली में सारे प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे. सो ही बिलोंग टू प्रोफेशनल म्यूजिशियंस. तो वो जाता था रॉयल पैलेस में, तो उसने डिसाइड किया कि मैं अभी ये इसकी क्वालिटी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करूँगा और इसका टोनल क्वालिटी थोड़ा और इम्प्रूव करके पुंगी को जो है मैं फिर से रिवाइव करूँगा. ही चोज अ पाइप विथ अ नेचुरल होलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी. उसने एक ऐसा पाइप लिया जिसके ऊपर नेचुरल होलो स्टेम यानी कि कुदरती रीति से अंदर से पूरा खाली, होलो यानी खाली, और स्टेम यानी कि वो जो भी अपनी ये होता है पेड़, तो उसका स्टेम जो होता है वो, तो इस तरीके का छोटा सा, जैसे कि बांस का आता है स्टेम, तो उस तरीके का होलो स्टेम लिया जिसमें दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो कि पुंगी से थोड़ा लंबा और चौड़ा था. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. और वो जो पाइप था उसके बॉडी पर उन्होंने 7 होल्स, छेद बना लिए.
ताकि उसमें से हवा जा सके और आवाज़ जो है उसमें से प्रोड्यूस हो सके. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. तो जब वो उसके ऊपर बजाते थे तो closing and opening some of these holes, यानी कि बांसुरी की तरह कुछ होल्स के ऊपर हाथ रखते उंगलियां और फिर उसको खोलते हैं, फिर से लेते हैं, फिर से रखते हैं. तो ये closing and opening of these holes, soft and melodious sound were created. ओके प्रोड्यूस. तो इससे बहुत ही सॉफ्ट और सुरीला संगीत जो है वो प्रोड्यूस होता था. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी. रॉयल्टी मीन्स कि एम्परर. तो जो राजघराना था उसके सामने उन्होंने ये पेश किया. एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. तो सबको अच्छा लगा. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. तो ये पुंगी है और ये शहनाई है. तो ये जो है ये वो बार्बर ने improve किया था. 1 2 3 4 5 6 7 holes are there. Okay, it is little bit broader and longer than the pungi. So the instrument was different from pungi and that's why we had to give a name differently than the pungi. So as the story goes, since it was first played in the Shah's chambers, क्योंकि शाह एम्परर शाह जो थे उनकी चैम्बर में, उनके वहाँ फर्स्ट जो है इसको प्ले किया गया था. एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई. नाई यानी जो बार्बर. ओके बाल काटने वाला. तो क्योंकि नाई के द्वारा शाह के यहाँ बजाया था इसलिए नाम रखा शहनाई. ओके दैट्स वाई द इंस्ट्रूमेंट वॉज गिवन दिस नेम. सेकेंड पैराग्राफ. द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. ऑस्पिशियस यानी पवित्र. ओके विच जस्ट ब्रिंग्स द गुड फॉर्चून. And for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. So indispensable means without that that piece of work particularly cannot be completed. तो यानी कि पास्ट में शहनाई जो है सॉरी इट इज़ प्लेड इन टेम्पल्स. खास करके उसकी ये क्वालिटी की वजह से ये ऑस्पिशियस लगता है. उसका म्यूज़िक बहुत ही होली लगता है इसलिए उसको मंदिरों में बजाया जाता है. एंड इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. नॉर्थ इंडिया में वेडिंग में ये होता ही होता है. ठीक है उसके बिना शादी होती नहीं है. तो हम भी कहते हैं ना जब भी शादी वादी कुछ मतलब आता है तो हम कहते हैं पे 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 ऐसा आवाज़ निकालते. तो वो किसकी आवाज़ है? शहनाई की ऑफ कोर्स. तो without that in North Indian wedding it is just like indispensable component. In the past the shahnai was part of the nobat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. तो ensemble उसको प्रोनाउंस किया जाता है ensemble. ये जो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट ही है. ओके तो पूरा जो है इट इज़ कंसिडर्ड एज अ ग्रुप. तो वो ग्रुप में 9 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं. तो उसमें से शहनाई को भी स्थान मिला था उसमें ensemble में. सो टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन द टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. अभी तक पिछले कई टाइम तक कई सालों तक उसको मंदिर में और शादियों में ही बजाया जाता था. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. और इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पर लाने के लिए पूरा श्रेय जो है वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को. वरना पहले तो वह सिर्फ मंदिरों में और शादियों में भी सिर्फ बजता था. एज अ 5-year-old, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशंट एस्टेट ऑफ डुमरान इन बिहार. तो जब 5 साल के थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान तो वो बिहार के डुमराव में रहते थे. पुराना उनका एस्टेट मकान जो था वहाँ पे. और वो एक तालाब था उसके बाजू में था. तो वहाँ पे जब छोटे थे तो वो अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेलते थे. ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारजी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चेता. तो बाजू में बिहारी बाके बिहारी कृष्ण का एक नाम है. तो उनका टेम्पल था तो वहाँ पे वो रेगुलरली जाते थे. बाजू में ही था टेम्पल और वहाँ पे जा कर के भोजपुरी चेता गाते थे.
at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा. तो होता क्या था उस टाइम पे, कोई इतना ज़्यादा पैसे या ऐसा कुछ नहीं रिवॉर्ड मिलता था, पर जब वो गाते थे तो उसके एंड में उसको वो क्या कमाते थे, ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg सवा किलो का लड्डू मिलता था उसको इनाम के तौर पे. और वो कौन देते थे, लोकल महाराजा वहाँ के जो थे वो देते थे उनको खुश होकर के. दिस हैपेंड 80 years ago. अभी ये बात है 80 साल पहले की. एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न. तो ये सबसे बड़ा हमारा इंडिया का सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, तो जो उनको मिला था. और लिटिल बॉय, वो छोटे लड़के ने बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवल करके वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो पाया था, लिया था. Born on 21 March 1916, बिस्मिल्ला belongs to a well-known family of musicians from बिहार. तो उस्ताद बिस्मिल्ला खान की फैमिली जो है वो भी म्यूजिशियन की फैमिली थी. His grandfather रसूल बख्श खान was the शहनाई नवाज of the भोजपुर किंग्स कोर्ट. उसके दादाजी भी रसूल खान जो थे, रसूल बख्श खान, वो भी भोजपुर राजा की जो दरबार थी वहाँ पे वो शहनाई नवाज थे. His father पैगम्बर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स. पैटर्नल यानी पापा के वहाँ के जो होते हैं रिश्तेदार उसको पैटर्नल, और मम्मी के यहाँ के होते हैं उसको मैटर्नल बोलते हैं. तो एंसेस्टर यानी पूर्वज, तो उनके पापा की ओर से जितने भी काफ़ी और भी पूर्वज थे कुछ, तो दे वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स. तो ये पूरी फैमिली ही जो थी वो म्यूज़िक से जुड़ी हुई थी. द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ. तो ये लड़के ने बहुत कम उम्र में ही म्यूज़िक को अपनी लाइफ में उसने अडॉप्ट कर लिया था. एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ इट इज़ कॉल्ड वाराणसी. इट वॉज जस्ट अर्लियर, इट वॉज जस्ट यूज टू बी सेड एज बनारस, बट नाउ वी जस्ट नो इट एज द वाराणसी. तो जब बच्चा छोटा था ये, तब उसकी मम्मी जो है, उसके मैटरनल अंकल यानी कि मम्मी के भाई यानी मामा बनारस में जो रहते थे, जो कि अभी वाराणसी के नाम से पहचाना जाता है, वहाँ पे उनकी मम्मी उसको वैकेशन के दौरान लेके गई थी. बिस्मिल्ला वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई. और बिस्मिल्ला खान तो अपने अंकल को शहनाई की प्रैक्टिस करते सुन कर के, देख कर के, वो ही वॉज जस्ट अट्रैक्टेड टू मच. फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्टेड. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bux to the Vishnu temple of Banaras, where Bux was employed to play the शहनाई. तो अली बख्श जो है, उनके मामा जो है, तो वो विष्णु टेम्पल में, बनारस का विष्णु टेम्पल जो था वहाँ पे उनको हायर किया गया था ये शहनाई बजाने के लिए. तो उस्ताद बिस्मिल्ला खान जो है वो भी उसके मामा के साथ एकम्पनाइड यानी उसके साथ जाते थे. ओके. And Ali Bux would play the शहनाई and Bismillah would sit captivated for hours on end. यानी कि अली बख्श शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्ला खान उनके सामने घंटों तक देखते रहते थे. He was just sitting captivated for hours. He started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. और उनको लेसन भी मिलते थे, सिखाते भी थे मैटरनल अंकल, और वो उसका रियाज करते हुए पूरा दिन अपना जो है उसमें गुजारते थे. 4 years to come, the temple of Balaji and Bangla Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude. तो कुछ समय जाने के बाद आने वाले सालों में ये जो टेम्पल ऑफ बालाजी टेम्पल है, और फिर मंगला मैया का टेम्पल है, ओके, और गंगा मैया का किनारा जो है वाराणसी में, तो ये सारे स्पॉट्स जो है दैट बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स. तो ये जो नया जो ट्रेनिंग ले रहा था, अप्रेंटिस यानी ट्रेनर, ट्रेनिंग लेने वाला, तो ये सब उसके फेवरेट हॉन्ट्स यानी कि बार बार जो जहाँ पे जाता था उसको पसंद था. वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड यानी कि काफ़ी भीड़भाड़ से दूर. तो उस मतलब की जगह पे वो सॉलिट्यूड में वो वहाँ पे जा कर के शहनाई की प्रैक्टिस करता था.
The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। तो इन्होंने क्या किया कि पहले जिस राग को बोलते थे कि शहनाई के अंदर उसकी रेंज आती नहीं है, शहनाई में उसको नहीं बजा सकते कुछ राग को, तो ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उन्होंने फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा, गंगा के किनारे तट पर बैठ करके इसका रियाज करते थे, सीखते थे, घंटों तक प्रैक्टिस करते थे। तो माँ गंगा जो है उन्होंने उसको प्रेरित किया कि अभी जो है एक काम कर सकते हैं, इसको हम नया कुछ इसमें इम्प्रोवाइज्ड वर्जन उसका ला सकते हैं और नए राग जो है हम इन्वेंट कर सकते हैं, जो कि पहले जो है ऐसा कंसिडर हुआ करता था कि भाई ये शहनाई में ये राग नहीं प्ले कर सकते, शहनाई की रेंज में नहीं आता, तो उस नए राग को भी उन्होंने शहनाई में प्ले किया। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। तो 14 साल की उम्र के थे तब उन्होंने अपने मामा के साथ वो इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए थे। एट द एंड ऑफ हिज रिसिटल उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक। तो पूरी कॉन्फ्रेंस जो म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस जो थी इलाहाबाद में, तो वो ख़त्म हो गई। उसके बाद इस रेसिटल उस्ताद फयाज खान, तो उस्ताद फयाज खान जो थे उन्होंने क्या किया कि पैटेड द यंग बॉयज़ बैक, जो मतलब कि जो बच्चा था 14 साल का, ठीक है, इसके बारे में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में कह रहे, तो उनको पैटेड, उसको शाबाशी दी, एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। उन्होंने कहा कि मेहनत करो, तुम आगे जाओगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came बिस्मिल्लाह's big break। ब्रेक मिलना यानी अपॉर्चुनिटी मिलना। तो जब ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई लखनऊ में 1938 में, तो उस टाइम पे बिस्मिल्लाह खान को बहुत ही बड़ा एक्सपोजर मिल गया। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। और रेडियो पे मतलब कि एवरी नाउ एंड देन उसका जो शहनाई का प्रोग्राम था वो उसमें टेलीकास्ट होता था। When India gained independence on 15th August 1947, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। तो जब भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 में, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है वो सबसे पहले भारतीय थे जिन्होंने अपने देश को उसकी शहनाई से नवाजा था। He poured his heart out into राग काफ़ी from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। तो उस टाइम पे वहाँ पे कौन कौन मौजूद थे, उन्होंने अपना पूरा दिल जो है वो उसमें मतलब कि घोल दिया, और काफ़ी राग जो है उन्होंने लाल किले के ऊपर से वो बजाया शहनाई के अंदर। और ऑडियंस विच इंक्लूडेड, और जो ऑडियंस जो सुनने वाली थी उसमें कौन कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, ठीक है, कि जिन्होंने बाद में बहुत ही फेमस स्पीच ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भी वहाँ पे दी थी। सो व्हेन इंडिया gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. Okay, this is we have read. Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. तो काफ़ी मतलब कि हमें यादगार परफॉर्मेंसेस उन्होंने भारत में और विदेश में, अब्रॉड यानी विदेश में भी दिए हुए हैं। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफ़गानिस्तान। उनकी सबसे पहली विदेश यात्रा जो थी अफ़गानिस्तान थी, वेयर किंग ज़ाहिर शाह was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। तो वो वहाँ के जो किंग ज़ाहिर जो थे, अफ़गानिस्तान के किंग ज़ाहिर शाह, वो इतने उनसे इम्प्रेस्ड हो गए कि उन्होंने वहाँ पे बहुत ही मूल्यवान पर्शियन कारपेट दिया और बाकी सुवेनियर्स यानी कि बाकी चीज़ें की जो मेमोरी के तौर पे दी जाती है गिफ्ट, वो भी दिया। द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। तो यानी सिर्फ ये किंग अफ़गानिस्तान जो थे, किंग ऑफ अफ़गानिस्तान, वही सिर्फ उनसे अट्रैक्ट नहीं हुए थे, बाकी लोग भी थे। जैसे कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कोल्ड गूंज उठी शहनाई।
तो देखो कितनी बड़ी बात है कि विजय भट्ट डायरेक्टर जो थे उन्होंने वो इतने इम्प्रेस हो गए जब उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को बजाते हुए सुना फेस्टिवल के दौरान, तो उन्होंने अपनी फिल्म का नाम इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर से दे दिया। गूंज उठी शहनाई एक मूवी का नाम है, ठीक है, जो कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को देख करके विजय भट्ट डायरेक्टर जो थे उन्होंने अपनी मूवी को दिया था। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। तो ये फिल्म जो थी गूंज उठी शहनाई वो हिट हो गई, और उसका एक गाना भी था दिल का खिलौना है टूट गया, और वो भी कंपोज किया गया था, बिस्मिल्लाह खान ने किया था, और वो टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। तो वो एकदम से रिकॉर्ड ब्रेकिंग गाना हो गया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू 2। यानी कि बहुत ही इस तरह से उनको एक्सपोजर तो अच्छा मिल गया, बट फिर भी इतनी ह्यूज सक्सेस के बाद भी ये जो वर्ल्ड है कैसा है, सेल्यूलॉइड यानी कि ओल्ड फैशन्ड वे ऑफ रिफरिंग टू फिल्म्स, यानी कि अभी जो फिल्म्स जिस तरह से बन रहे हैं उस तरह से पहले नहीं बनते थे। अभी की फैसिलिटी और इतने खर्चे और जो सेटिंग्स लोकेशन जो होता है ऐसा पहले नहीं हुआ करता। तो उसमें उनको ठीक है ह्यूज सक्सेस मिला, बट फिर भी बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू 2। तो जहाँ तक फिल्म इंडस्ट्री की बात है तो वहाँ तक उन्होंने सिर्फ ये दो सिर्फ अपने जगह पे ही अपना म्यूज़िक दिया फिल्म इंडस्ट्री में, विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर। एंड सनदी अपन्ना, I can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis। emphasis यानी उस शब्दों के ऊपर भार दे करके वो कहते हैं कि ठीक है, I just can't come to terms with the artificiality, यानी कि मैं ये जो जगत फिल्मी जगत है वो कैसा आर्टिफिशियली ठीक है ऊपर टिका हुआ और ग्लैमर वर्ल्ड है पूरा, तो मैं वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम तक, बिकॉज वो पुराने ज़माने के ख्यालात वाले थे। एंड अवार्ड्स एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट। थिक एंड फास्ट मीन्स बहुत ज़्यादा, तो बहुत सारे रिकग्निशन अवार्ड्स से सब मिले। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे थे म्यूजिशियन जिसको अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बहुत ही विख्यात लिंकन सेंटर हॉल जो था वहाँ पे उनको परफॉर्म करने के लिए, शहनाई बजाने के लिए बुलाया गया था। ही ऑल्सो टूक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल। उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल जो थी कैंस आर्ट फेस्टिवल में वहाँ पे भी हिस्सा लिया था, एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर वहाँ पे भी उन्होंने शहनाई बजाई थी। सो वेल नॉन डिड ही बिकम internationally that an auditorium in Tehran was named after him, तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। देखो ये बहुत बड़ी बात है, वो वर्ल्ड वाइड उस टाइम पे तो इतना ज़्यादा मतलब कि नहीं मिलता था एक्सपोजर, फिर भी इतने वर्ल्ड वाइड वो फेमस हो गए, कहाँ कहाँ जाके, अमेरिका जाके आए, ठीक है, तेहरान, अफ़गानिस्तान, और तेहरान में तो यहाँ तक कि उनके नाम के ऊपर से एक ऑडिटोरियम जो है उसका नाम रखा गया, तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, तेहरान मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड ऑन हिम। कॉन्फर्ड मीन्स वर गिवन। तो ये बड़े बड़े हैं अवार्ड्स, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये कोई छोटे अवार्ड्स नहीं है, तो वो भी सब उनको मिले थे। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna, with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness. He said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." उन्होंने जब भी ये सारे अवार्ड्स मिले तो अपनी जो स्पीच थी, अवार्ड स्पीच, ओके, तो उसमें उन्होंने बोला अपने छाती पे रख कर के अवार्ड सारे, एंड इज आईज ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस, और उनकी आँखों में एक अजीब सी खुशी थी, वो दिख रही थी, झलक रही थी।
और उसके साथ उन्होंने कहा कि ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, बस मुझे इतना ही कहना है कि आप अपने बच्चों को संगीत सिखाना। दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हमारे भारत की बहुत ही मूल्यवान प्रथा है, प्रणाली है, जिसको इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है वो भी यहाँ पे आकर के ट्रेनिंग ले रहे हैं, हमारा म्यूज़िक सीख रहे हैं, क्लासिकल म्यूज़िक। In spite of having travelled all over the world, Khan Sahib, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumran, and they remain for him the most wonderful towns of the world. तो पूरी दुनिया में भले ही वो घूमे हो, परंतु खान साहब, जिसको हम प्यार से बोलते हैं बिस्मिल्लाह खान को, तो उनको तो एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ, वो किसके शौकीन थे, उसको कहाँ पे अच्छा लगता था, तो बनारस एंड डुमरान में। ओके, एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और वो उनके लिए सबसे ब्यूटीफुल टाउन्स थे पूरे वर्ल्ड में। बहुत अच्छी अच्छी जगह घूमे, बट फिर भी वो उसका नेटिव था, जहाँ पे उसकी मेमोरी थी, बचपन में वो वहाँ पे जा करके घंटों तक शहनाई बजाते थे, तो ये सारी चीज़ें जुड़ी थी मेमोरी के साथ, तो उनके लिए तो यही टाउन्स वंडरफुल टाउन्स थे पूरे वर्ल्ड में। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हैड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए। एक स्टूडेंट था उनका, तो वो बड़ा हो गया, उसके बाद वो यूएसए में सेटल हो गया, तो उसने ऑफ़र किया कि आप आइए और हमारी स्कूल के हेड बनिए, ठीक है, मैं म्यूज़िक स्कूल स्टार्ट करता हूँ और आप उसके प्रधान आचार्य बनिए। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। और वो स्टूडेंट को पता था कि गुरुजी को बनारस बहुत पसंद है, वो कभी भी मतलब नहीं आने को चाहेंगे छोड़ करके, तो उसने ये ऑफ़र किया, उसने ये प्रॉमिस किया कि आई विल रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर। रिक्रिएट यानी फिर से मैं नया क्रिएट करूँगा, भले ही आप यूएसए में रहते हो, पर आसपास में मैं इस तरह का सब कुछ बनवा दूँगा सेट पूरा, कि आपको लगेगा कि जैसे कि बनारस जो है यहाँ पे हूबहू खड़ा हो गया है, और सारे मंदिर वंदिर सब कुछ उस तरह का मैं बनवा दूँगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो खान साहब ने पूछा कि ठीक है, ये सब तो तुम मंदिर और ये सब तो बनवा दोगे, पर क्या तुम गंगा को वहाँ से यहाँ लेके आओगे क्या? विल यू ट्रांसपोर्ट इट? सो लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड दैट इज़ राइट, whenever I am a foreign country I keep yearning to see हिंदुस्तान। और यही रीज़न है कि जब भी मैं बाहर विदेश यात्रा में होता हूँ, तो मैं हमेशा हिंदुस्तान जाने के लिए अंदर मेरी बहुत ही इच्छा होती है, यर्निंग। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस। अगर मैं मुंबई में, इंडिया में भी हूँ, तो मुंबई में भी अगर गया हूँ बनारस छोड़ के, तो आई जस्ट थिंक ऑफ ओनली बनारस। मैं बनारस को ही मिस करता हूँ, एंड द होली गंगा। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मथा ऑफ दुमरान। और जब बनारस में रहता तो ये स्पेशल जगह दुमरान की यूनिक मथा, उसका विशिष्ट स्थान जहाँ पे जा कर के वो बैठा करते थे, सॉलिट्यूड में प्रैक्टिस करते थे, तो वो उनका सबसे फेवरेट प्लेस होता था, जिसको वो मिस करते थे, वहाँ पे जाते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ is a perfect example of the rich cultural heritage of India। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की लाइफ जो है वो एक भारत के जो कल्चर है, उसका जो संस्कृति है, उसका जो हमें वारसा जो मिलने, मतलब कि इंडिया का जो वर्षा है, उसकी झलक जो है हमें देखने को मिलती है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के अंदर। ओके, so he is the rich and perfect example of cultural heritage, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple। तो ये उनका उदाहरण इसलिए हम देते हैं कल्चरल हेरिटेज के लिए, क्योंकि उन्होंने one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple। Now काशी विश्वनाथ टेम्पल हिंदुओं का टेम्पल है, ठीक है, एंड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, खान यानी वो मुस्लिम थे, तो बीइंग अ मुस्लिम ऑल्सो, डिवोट मीन्स बिलीविंग स्ट्रांगली इन दी हिज रिलीजन एंड ओबेइंग ऑल लॉज, यानी वो नमाज भी पढ़ते थे, सब कुछ करते थे, मुस्लिम में भी सारे उसके जो भी प्रथा थी, जो भी थी, धर्म थे, सब में मानते थे, वॉज अ डिवोट मुस्लिम। ओके, फिर भी उन्होंने
वो मंदिर में जाते थे हिंदुओं के, और वहाँ पे नेचुरली वो शहनाई हर रोज़ सुबह में जा कर के बजाते थे, उसको कोई झिझक नहीं होती थी. सो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, यानी कि लंबी बीमारी के बाद वो 21 अगस्त 2006 में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा जब वो 90 साल के थे. ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग. तो उनको उनकी जैसे कि मौत हुई तो उस टाइम पे उनको स्टेट फ्यूनरल पूरे जो देश में उसकी ये जो अग्निदाह जो दिया उसको बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस दिया गया. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो, भारत सरकार ने तो एक दिन का राष्ट्रीय खेद भी व्यक्त किया पूरा. ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर. थैंक यू.